नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। सीमा सुरक्षा बल के आईजी कश्मीर राजा बाबू सिंह ने कश्मीर के वर्तमान हालातों को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा पार अभी भी आतंकी मौजूद है और घुसपैठ करने की कोशिश में है। बीएसएफ आईजी ने बताया कि कश्मीर में एलओसी पर सामान्य रूप से शांति है। साल 2021 में घुसपैठ की 58 कोशिशें हुई, जिनमें 5 आतंकी मारे गए। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि अभी भी 100 से अधिक आतंकवादी एलओसी के पार घुसपैठ की कोशिश में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि हमारी नजर लगातार आतंकियों की गतिविधियों पर बनी हुई है और हमारे जवान इन सब से निपटने के लिए तैयार हैं। वो पूरी मुस्तैदी के साथ बर्फबारी और बारिश में सीमा पर चौकसी बनाए हुए हैं। बीएसएफ के आईजी ने बताया कि खुफिया एजेंसियों ने सीमा पार पीओके में आतंकवादियों की गतिविधियों का पता लगाया। उन्हें ऐसे इनपुट मिले हैं कि लॉन्चिंग पैड पर अब 104 से 135 आतंकी हैं, जो इस तरफ घुसपैठ करने की कोशिश में है। संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना ने अबू धाबी पर हुए मिसाइल हमले के 2 घंटे के भीतर ही जबरदस्त कार्रवाई की। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने यमन में हूती विद्रोहियों की बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चिंग साइट को निशाना बनाया है। इस हवाई हमले में हूती विद्रोहियों की लॉन्चिंग साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने यमन में हुए हवाई हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो को एयर स्ट्राइक के दौरान एक ड्रोन से फिल्माया गया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के जॉइंट ऑपरेशन कमांड ने कहा कि हमारे एक F-16 लड़ाकू विमान ने यमन के अल जौफ में एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को नष्ट किया। इसके अलावा यूएई ने कहा कि हम किसी भी तरीके के खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं और देश को सभी तरीके के हमलों से बचाने के लिए भी आवश्यक कदम भी उठाए गए हैं। भारतीय वायुसेना पाकिस्तान और चीनी हवाई क्षेत्र दोनों से खतरों का मुकाबला करने के लिए 1 फरवरी तक पंजाब के एक एयरबेस पर S-400 की पहली रेजिमेंट की तैनाती का काम पूरा कर लेगी। सभी फॉरवर्ड एयरबेस के बेस पर मूल्यवान संपत्तियों की रक्षा के लिए आसपास के क्षेत्र में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन कुछ फॉरवर्ड बेस पर S-400 को भी लगाने से कम लागत वाली सबसोनिक का इस्तेमाल करना उन्हें अधिक संवेदनशील बनाती है। और ऐसे में ये विचार किया जा रहा है कि S-400 का इस्तेमाल केवल जरूरी और बेहद जरूरी खतरों से निपटने के लिए किया जाएगा, लेकिन बार बार अगर हम S-400 का इस्तेमाल करते हैं किसी भी छोटे थ्रेट के लिए तो ये काफी महंगा भी पड़ेगा। ऐसे में फॉरवर्ड एयरबेस को अतिरिक्त वायु रक्षा कवर प्रदान करने के लिए विचार विमर्श किया गया है, जिसमें कम लागत वाले और सैचुरेशन अटैक से बचाव के लिए S-400 प्रणाली की महंगी मिसाइल को शामिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, जहां हमलावर पक्ष S-400 प्रणाली को बाहर निकालने की उम्मीद करता है। और ऐसे में अभी विचार किया जा रहा है कि आकाश MK1 और MK2 दोनों ही क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा इस तरीके के सैचुरेशन अटैक्स को रोकने के लिए। और ये दोनों हथियार S-400 और एयरबेस सिस्टम को आंतरिक रिंग सुरक्षा कवर प्रदान करेंगे, जबकि लंबी दूरी पर एयर लॉन्च प्लेटफॉर्म को बाहर निकालने के लिए S-400 का इस्तेमाल किया जाएगा। और S-400 में कम दूरी की 40 किलोमीटर की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जो हथियारों को निष्क्रिय करने और S-400 बैटरी को कवर प्रदान करने की भूमिका निभाती है। भारत में इजराइल के दूत न्योर गिलोन ने दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो यानी कि प्रतीक चिन्ह जारी किया। लोगो में डेविड स्टार और अशोक चक्र, 2 प्रतीक जो दोनों ही देशों के राष्ट्रीय ध्वजों को सुशोभित करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को दर्शाते हुए अंक 30 बना हुआ है। इजरायली दूतावास के द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि ये विशेष लोगो इजराइल और भारत के लोगों के बीच मौजूद मजबूत मित्रता, प्रेम और प्रशंसा का प्रतीक है। भारतीय रक्षा मंत्रालय अब सभी विदेशी खरीद का रिव्यू करेगा इस हफ्ते, जिसमें कि हैवी वेट टॉर्पीडोज जिन्हें कि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए लिया जाना है वो भी इसमें शामिल है। हालांकि स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स में अभी भी रशियन मेड टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका अब लाइफ एक्सटेंशन किया जाना है। और भारतीय नौसेना ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को लेना चाहती है, जिसे कि इटालियन कंपनी से लिया जाएगा। हालांकि 2016 में भी भारतीय नौसेना इस ब्लैक शार्क टॉर्पीडो को लेना चाहती थी, लेकिन इटली की इस कंपनी में भ्रष्टाचार के मामले पाए गए, जिसकी वजह से इस सौदे को निलंबित कर दिया गया। लेकिन एक नई योजना के तहत भारतीय नौसेना हैवीवेट टॉर्पीडो की जरूरत को महसूस करती है, जिसे कि विदेशी खरीद के जरिए ही लिया जा सकता है। लेकिन भविष्य में और लॉन्ग टर्म प्लान को देखते हुए इन्हें स्वदेशी रूप से देश में ही बनाकर खरीदा भी जाएगा और एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। हालांकि इस बात का भी विचार किया जा रहा है कि अगर कोई वैकल्पिक प्रोजेक्ट मौजूद है तो उसका इस्तेमाल टॉर्पीडो खरीद के लिए किया जा सकता है। यही नहीं, अभी भी भारत का कोई स्वदेशी टॉर्पीडो पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। रक्षा मंत्रालय अब 155 mm की 200 K9 वज्र का एक रिपीट ऑर्डर देने जा रही है, जिसकी लागत होगी 10,000 करोड़ रुपए और ये अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा होगा
किसी प्राइवेट सेक्टर फर्म के साथ रक्षा मंत्रालय का, जो कि L&T कंपनी को मिलेगा। और लार्सन एंड टुब्रो पहले ही 100 K9 वज्र भारतीय सेना को सौंप चुकी है, जिसे कि उसने साउथ कोरिया की फर्म हनवा डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर बनाया था। नया ऑर्डर डिफेंस एक्सपो 2022 में दिया जा सकता है और इनकी डिलीवरी 2023 से शुरू होगी और ये सभी डिलीवरी 2028 से पहले हो जाएगी। कुछ अधिकारियों का मानना है कि बड़ी संख्या में सेल्फ प्रोपेल्ड हवित्जर की खरीद जो की जा रही है, ये हाईली मॉडिफाइड ऑपरेटेड इंजन के साथ आएगी, जिसका इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड और कोल्ड रीजन जैसे कि लद्दाख, सिक्किम जैसे स्थानों पर भी इसे ऑपरेट किया जा सकता है। इससे पहले इजराइल की फर्म एल्बिट से 400 एथॉस हवित्जर हासिल करने का जो आग्रह किया गया था रक्षा मंत्रालय के द्वारा, उसे खारिज कर दिया गया। और सेना की 5 मौजूदा वज्र रेजिमेंट, प्रत्येक रेजिमेंट में 18 बंदूकें हैं, जिनमें से 2 को रिजर्व में नहीं गिना जाता और इनको पहाड़ों के लिए नहीं बल्कि पंजाब के मैदानी इलाकों और अर्ध रेगिस्तान में भारतीय सेना के 3 स्ट्राइक कोर के साथ संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया था। चाइना के साथ तनाव के बाद से ही पूरे उत्तरी और पूर्वी सीमाओं की सक्रियता ने सेना को आधुनिक तोपखाना हासिल करने के लिए आगे बढ़ने का मौका दिया। और पिछले साल जब 3 K9 वज्र का परीक्षण पूर्वी लद्दाख में किया गया था, जो कि सफल रहा। चाइना ने कहा कि उसका J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट डायरेक्टेड एनर्जी वेपन से लैस होगा और उसके J-20 के नए वेरिएंट में अर्ली वार्निंग अनमैन्ड फ्लाइट ड्रोन कंट्रोल होगा। चाइना पहले से ही एयरबॉर्न लेजर अटैक पॉड्स को भी बना रहा है, जो डायरेक्शनली मिशन हाई एनर्जी लेजर के जरिए एरियल टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर पाएंगे। और चाइना ने J-20 ट्विन सीट वेरिएंट का जो परीक्षण था वो नवंबर 2021 में पूरा किया, जिसमें कि दूसरा पायलट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बैट सिचुएशन को संभाल सकता है, जैसे कि लॉयल विंगमैन ड्रोन्स को। यही नहीं, चाइना अपने WS-15 इंजन पर भी काम कर रहा है, जो कि अभी अपने विकास के अधीन है और इसके आने के बाद J-20 और ज्यादा पेलोड ले जाने में सक्षम होगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल पहली पाकिस्तानी यात्रा पर जाने वाले हैं। उनकी यात्रा को अंतिम रूप देने के लिए इस्लामाबाद और मॉस्को के बीच बातचीत चल रही है। पुतिन की इस्लामाबाद यात्रा पर दोनों पक्षों की ओर से पिछले 2 वर्षों से चर्चा हो रही थी। हालांकि कोविड-19 की वजह से और कई कारणों की वजह से इसे अमल में नहीं लाया जा सका। रिपोर्ट्स की माने तो अपनी यात्रा के दौरान पुतिन बिग टिकट परियोजनाओं और पाकिस्तान के साथ अन्य पहलुओं की घोषणा कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पहले ही व्लादिमीर पुतिन को औपचारिक निमंत्रण दे चुके हैं और उन्होंने पिछले महीने अपनी टेलीफोन पर बातचीत के दौरान रूसी नेता को निमंत्रण दोहराया था। वहीं दूसरी ओर पुतिन ने कहा था कि वो पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते थे, अब उनके पास बेचने के लिए कुछ बड़ा था। इमरान खान और व्लादिमीर पुतिन का अगले महीने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह से इतर बीजिंग में मिलने की भी उम्मीद है। पिछले साल पाकिस्तान और रूस ने कराची में पोर्ट कासिम से लाहौर तक 1100 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए भी एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। गैस पाइपलाइन सौदे पर हस्ताक्षर के साथ पुतिन के पाकिस्तान जाने की संभावनाएं अब काफी बढ़ गई हैं। रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद इच्छुक है कि राष्ट्रपति पुतिन अरबों डॉलर की गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करे, जो इस साल के अंत से शुरू हो सकती है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान स्टीम गैस पाइपलाइन परियोजना एक मुख्य परियोजना है, जिसे मॉस्को और इस्लामाबाद द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग लाने का इरादा रखते हैं। रूस और पाकिस्तान, जो शीत युद्ध के दौरान एक दूसरे के विरोधी थे, आज अलग अलग क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। आपको बता दें कि रूस का कोई भी राष्ट्रपति आज तक पाकिस्तान नहीं गया। रूस जब सोवियत संघ का हिस्सा था तब भी किसी राष्ट्रपति का पाकिस्तान दौरा नहीं हुआ था। यानी कि साफ तौर पर यह बात सामने आ गई है कि इस जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।